In the name of Allah who is the most beneficent and merciful. Students, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट दी साउंड, यानी साउंड के रिलेटेड सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँगा। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आप लोग जो है ना इस वीडियो को एंड तक जुड़े रहें ताकि आपको साउंड के रिलेटेड हर चीज़ क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स इसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा साउंड के हवाले से, डेफिनेशन, इसकी टाइप्स क्या है, साउंड वेव्स के रिलेटेड किस टाइप में आती है, साउंड में मटेरियल मीडियम कौन से यूज़ होते हैं, उनमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, देन इसकी हम डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द साउंड। डेफिनेशन इज इट इज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, यानी ये एक ऐसी चीज है, साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है जो प्रोड्यूस कर देती है सुनने का एहसास। सेंसेशन एहसास को कहता है, यानी सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट्स, इसे हम साउंड का नाम देते हैं। अब साउंड के लिए स्टूडेंट्स तीन चीजें जो हैं वो जरूरी हैं। देयर मस्ट बी थ्री थिंग्स स्टूडेंट्स। नंबर वन इज वाइब्रेटिंग बॉडी। अब देखिए अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं है तो स्टूडेंट्स साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब देखिए टेबल के ऊपर आप कोई भी चीज कोई स्ट्राइक करते हैं तो यू हियर अ साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस एंड यू आर हियरिंग माई साउंड बिकॉज माई लिप्स आर वाइब्रेटिंग। अब स्टूडेंट्स जब तक वाइब्रेटिंग बॉडी नहीं होगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज मटेरियल मीडियम चाहिए स्टूडेंट्स। मटेरियल मीडियम जो है स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, जैसे लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकती है। ये मटेरियल मीडियम जो है वो साउंड के लिए जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी साउंड प्रोड्यूस तो हो सकती है लेकिन साउंड आगे कैरी नहीं हो सकती। यानी साउंड को आगे ले जाने के लिए मटेरियल मीडियम जो है वो मस्ट है इस पर्टिकुलर केस में। नंबर थ्री इज रिसीवर। रिसीवर जो है वो साउंड को सुनता है, तब हमें यह पता चलता है कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब साउंड का रिसीव करना साउंड के प्रोड्यूस होने के साथ रिलेट कर, यानी दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। साउंड का प्रोड्यूस होना और साउंड का रिसीव होना। साउंड रिसीव होगी तो हम ये कहेंगे कि साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब देखें इफ एनी बॉडी हैज नो ईयर्स, अगर किसी बॉडी के कान ही नहीं है तो लाजिमत है साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसको सुनाई नहीं देगी। तो ये दीज थ्री थिंग्स दे आर एसेंशियल फॉर साउंड। साउंड के लिए ये तीन चीजें जो हैं ये स्टूडेंट्स जरूरी हैं। अब आ जाते हैं जी नंबर टू पे। नंबर नेक्स्ट पे मैकेनिकल वेव स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स की बेशुमार टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैंशन कर चुका हूं कि आप वेव्स कहते हैं डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, जैसे मैकेनिकल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मैटर वेव्स हैं। अब हम यहाँ पे क्योंकि साउंड के रिलेटेड वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं तो दे आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी ऐसी वेव्स जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पेश आती है उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और मैकेनिकल वेव्स की बेशुमार टाइप्स हैं, बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जैसे साउंड वेव्स हैं, ये मैकेनिकल वेव्स हैं। अब देखिए मीडियम नहीं होगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब देखिए वैक्यूम में एयर नहीं होती स्टूडेंट्स, और स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? जीरो होती है, वहां पे साउंड नहीं होती, साउंड पास ही नहीं होती क्योंकि मीडियम नहीं है। वाटर वेव्स हैं, वाटर नहीं होगा, लाजमी वेव्स प्रोड्यूसिंग है स्ट्रिंग और स्प्रिंग। इसमें ये मटेरियल मीडियम है, स्ट्रिंग और स्प्रिंग। ये मटेरियल मीडियम नहीं होगा, वेव्स आगे प्रोपोगेट नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए आगे प्रोपोगेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और साउंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, यानी ये मैकेनिकल वेव है, साउंड मैकेनिकल वेव कंसिडर होती है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट में। अब ये कहते हैं कि जैसे मैकेनिकल वेव्स की स्टूडेंट्स टू टाइप्स होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ट्रांसवर्स वेव्स। और नंबर टू पे आता है, नंबर टू पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसे हम स्टूडेंट्स कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब ट्रांसवर्स वेव ये होती हैं द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट राइट एंगल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव्स का नाम देते हैं। लेकिन क्योंकि साउंड वेव्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को यहां पे पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। द वेव्स इन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स, यानी पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं
किस डायरेक्शन में? इन दी डायरेक्शन ऑफ दी वेव्स, यानी वेव्स की डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस होता है। तो स्टूडेंट्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी वही है और वेव्स की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। अब यहां पे हम इसको यहां पे जिक्र करेंगे। ये हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ये लैब में ये एक इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि ट्यूनिंग फॉर्क का ये वाले हिस्से जो है 2 प्रॉन्ग्स होते हैं और एक ये स्टेम होता है। अब इस प्रॉन्ग को हम रबड़ पैड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जेंटली स्ट्राइक करते हैं और जेंटली स्ट्राइक करने से ये इस प्रॉन्ग में वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब ये जब प्रॉन्ग इधर मूव करेगा, इस सेंड पे मूव करेगा, इस सेंड पे, यानी इस सेंड पे मूव करेगा, तो एयर के पार्टिकल जो हैं, ये देखें, ये एयर के पार्टिकल जो हैं दे गेट क्लोजर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब आ जाए। तो जब ये दे गेट क्लोजर टू ईच अदर, तो वहां पे आप ये कहेंगे कि कंप्रेशन जनरेट होगा। और उसके बाद जब ये प्रॉन्ग इधर जाएगा, इस सेंड की तरफ जाएगा, तो लाजिम पता है इनके ऊपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होने की वजह से पार्टिकल जो है, एयर के जो पार्टिकल्स हैं या लेयर्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इसे हम रेयरफैक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साउंड वेव्स मूव्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये कंप्रेशंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने डिटेल में इसके वाले से आपको डिस्कस भी किया। द पॉइंट्स इन साउंड वेव्स वेयर द क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे मैक्सिमम है, इन्हें हम कंप्रेशंस कहेंगे। और जिस जगह पे क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो मिनिमम होते हैं, द पॉइंट्स ऑफ साउंड वेव्स वेयर द क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, ये आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए मिनिमम है, इसे हम रेयरफैक्शन कहेंगे। और जैसे मैंने बताया था कि साउंड वेव्स के लिए कोई मटेरियल मीडियम जो है वो जरूरी है, तो ये बात आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं कि स्पीड हम देखेंगे मटेरियल मीडियम में क्या होती है। गैसेज में स्टूडेंट्स 330 मीटर पर सेकंड होती है। लिक्विड्स में इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान जो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है गैसेज के मुकाबले में कम होता है, तो 1500 मीटर पर सेकंड। और सॉलिड में दी एटम्स, जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, वेल पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर, तो इसलिए इसकी स्पीड जो है दैट इज 6000 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम आ जाते हैं जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दी साउंड वेव्स। करैक्टरिस्टिक्स जो है सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे किसकी करैक्टरिस्टिक के हवाले से। नंबर 1 आता है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है स्टूडेंट्स? इट टेल्स हाउ मच लाउड आर डिम साउंड इज, यानी कितनी साउंड लाउड है या कितनी डिम है, ये हमें पता चलता है कहां से? लाउडनेस से। इस करैक्टरिस्टिक को, इस प्रॉपर्टी ऑफ साउंड को जो लाउड और डिम साउंड के दरमियान डिस्टिंग्विश करती है, फर्क करती है, इसे हम लाउडनेस कहते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। यानी इसका तल्लक ये नहीं है कि लाउड साउंड के साथ है, ये दोनों के दरमियान डिफरेंस बताती है। लाउड साउंड के दरमियान और डिम साउंड के दरमियान डिफरेंस आपको किस करैक्टरिस्टिक से पता चलता है? लाउडनेस से पता चलता है। अब स्टूडेंट्स, इसकी हम पूरी डिटेल पढ़ते हैं कि लाउडनेस जो है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 पे आते हैं स्टूडेंट। नंबर 1 पे आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब देखिए, हम वेव को यहाँ पे ले रहे हैं। वेव में आप जानते हैं कि एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये आप देख रहे हैं, ये मीन लेवल है इसका। इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसे हम नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। अब देखिए, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा लाउड साउंड होगी। और दूसरी वेव पे आ जाए, इसमें देख रहे हैं आप, इसका एम्पलीट्यूड कम है, यानी एम्पलीट्यूड जो है ये कम है। और एम्पलीट्यूड अगर कम है, इस साइड में आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कम है, तो अंडरस्टूड है कि ये डिम साउंड होगी। यानी जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा साउंड लाउड होगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन लेवल, मीन पोजीशन, तो साउंड डिम होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रम बीटिंग, इसकी एग्जांपल को अगर आप देखें, ड्रम के ऊपर अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो लाजिमत है उसकी जो, आपने देखा होगा कि उसके जिस जगह पे आप स्टिक से बीटिंग करेंगे ड्रम बीटिंग में, तो उसका एम्पलीट्यूड अगर उस सरफेस का बढ़ जाता है तो आप देख रहे हैं कि लाउड साउंड जो है वो वहाँ पर क्रिएट होगी। अगर आप लेस फोर्स लगाते हैं तो लाजिमत है एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम होगी और इसकी वजह
इससे हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे फोर्स आपने कम लगाई है, फोर्स कम लगाएंगे तो लाजिमत है साउंड की वैल्यू कम होगी। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि वहाँ पे एम्पलीट्यूड सरफेस का कम है। तो स्टूडेंट्स पहला फैक्टर एम्पलीट्यूड है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया स्टूडेंट्स जितना ज्यादा होगा लार्ज साउंड, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, और जितना एरिया स्मॉलर होगा लाजिम पता है लो साउंड प्रोड्यूस होगी, जिसे आप डिम साउंड भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एरिया पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्यूनिंग फॉक है, जैसे मैं पहले भी आप जिक्र कर चुका हूँ कि ये स्टेम कहलाता है, ये 2 प्रोंग्स होता है। अब लाजिम है अगर आप इसको जेंटली आप स्ट्राइक करते हैं रबर पैड के ऊपर और इसको ईयर के करीब लेके आए तो आप देखेंगे कि एक फीबल साउंड आपको सुनाई देगी, मध्यम साउंड सुनाई देगी स्टूडेंट्स। फीबल साउंड जो है आप हियर करेंगे। तो इस ट्यूनिंग फॉक से आप जेंटली पुश करेंगे, जेंटली स्ट्राइक करेंगे अगेंस्ट द रबर पैड, वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस एंड फीबल साउंड इज प्रोड्यूस, वो ईयर से आप लो साउंड सुनेंगे। उसके बाद अगर यही आप रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और इसको टेबल सरफेस के ऊपर अगर आप स्ट्राइक करते हैं, यानी टेबल सरफेस के ऊपर अगर आप इसको लगा दें इस वाइब्रेटिंग प्रोंग को, तो लाजिम है आप देखेंगे कि लाउड साउंड इज प्रोड्यूस, और इसमें लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आता है नंबर 3 पे, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस कितना है। वाइब्रेटिंग बॉडी सोर्स ऑफ साउंड कहलाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब तक बॉडी वाइब्रेट नहीं करता साउंड प्रोड्यूस होती है, सो दैट इज द सोर्स ऑफ साउंड। अब देखिए इसमें अगर डिस्टेंस ज्यादा है वाइब्रेटिंग बॉडी का, अंडरस्टूड है कि हमारे पास साउंड जो है वो डिम होगी, यानी साउंड की वैल्यू कम पहुंचेगी हमारे तक। लेकिन अगर डिस्टेंस दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है तो आप जानेंगे कि वहां पे साउंड जो है वो हमें ज्यादा सुनाई देगी। जैसे अगर ट्रेन आपकी तरफ आ रही हो तो आपने देखा होगा कि जो ऑब्जर्वर है, अगर डिस्टेंस जो है वो कम है तो आपको लाउड साउंड सुनाई देती है। जब अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर जाती है तो आपको लेस साउंड जो है वो सुनने को मिलती है। नंबर 4 इज ईयर क्वालिटी। ईयर क्वालिटी स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स देखें सोर्स ठीक है, मीडियम आपने ठीक रखा हुआ है, डिस्टेंस भी प्रॉपर है, लेकिन ईयर क्वालिटी अगर बेटर नहीं है, ईयर क्वालिटी में अगर डिफेक्टेड एयर है, यानी ये ड्रम जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो लाजिम है वो साउंड जो है वो उस लेवल की सुन नहीं पाएगा। हालांकि इस केस में सोर्स इज करेक्ट, मीडियम इज ईयर जो इसकी रिक्वायरमेंट में शामिल है। तो ईयर की क्वालिटी अगर बेटर नहीं है तो तब भी आप साउंड जो है वो नहीं सुन सकेंगे, साउंड उस लेवल की प्रॉपर सुन नहीं सकेंगे। ईयर ड्रम में अगर कोई डिफेक्टेड ईयर ड्रम है तो लाज़िमत है इसमें भी आप ये कहेंगे कि साउंड जो है वो उस लेवल की जो है वो करेक्ट फॉर्म में नहीं सुन सकेंगे। नंबर 2 करेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, पिच। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिच क्या है स्टूडेंट्स? इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, यानी श्रिल साउंड जिसे आप चुभने वाली आवाज भी कहते हैं, मोटी आवाज भी कहते हैं, एंड ग्रेव साउंड जिसे आप मध्यम आवाज कहते हैं, ब्रीक साउंड जिसे आप कहते हैं, यानी इनके दरमियान आप जौन सी चीज जिसके दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं इसे हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पिच ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? ये डिपेंड करती है जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ये चीज़ आपको कंफर्म होना चाहिए कि टोटली इंटायरली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, पिच की हम बात कर रहे हैं। पिच में मैंने ये बताया कि टेल्स अस द डिफरेंस बिटवीन श्रिलिंग एंड ग्रेव साउंड, श्रिल एंड ग्रेव साउंड। अब ये कहते हैं कि इसमें बारीक आवाज और दूसरा ब्रीक आवाज ग्रेव को और श्रिल साउंड मोटी आवाज को, चुभने वाली आवाज को, इनके दरमियान आप फर्क कर सकते हैं। यानी चुभने वाली आवाज जिसे मैंने अभी बताया आपको और ब्रीक आवाज जिसे मैंने बताया कि इनके दरमियान डिफरेंस आप कर सकते हैं किसकी मदद से? पिच की आवाज से, पिच की मदद से है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज दे हैविंग द सेम लाउडनेस, यानी दोनों की लाउडनेस सेम है स्टूडेंट्स। यानी श्रिल की भी लाउडनेस सेम है, ग्रेव की भी लाउडनेस सेम है। यानी मोटी और ब्रीक आवाज के दरमियान आप फर्क जिस
क्वालिटी से कर सकते हैं, जिस करेक्टरिस्टिक से कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, उसे हम पिच का नाम देते हैं। हालांकि दोनों की लाउडनेस सेम है। अब पिच जो है, जैसे मैंने बताया कि डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। यानी इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ वेव्स, जिसे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की अगर बात करें, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा है तो लाजिम बात है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की तादाद कम है तो लाजिम बात है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्मॉलर होगी। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर स्मॉलर होगी तो लाजिम बात है आप ये कहेंगे कि पिच की वैल्यू भी स्मॉलर होगी। तो दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। यानी श्रिल आप ये कहते हैं चुभने वाली मोटी आवाज को कहते हैं, और ग्रेव साउंड आप बारीक आवाज को कहते हैं। इनके दरमियान फर्क आप कर सकते हैं, हालांकि दोनों आवाजों की लाउडनेस जो है वो सेम है। और पिच जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर्टिकुलर पॉइंट पे पर सेकंड में ज्यादा है, पिच ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पिच ज्यादा होगी। और इसी तरह नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एट पर्टिकुलर पॉइंट अगर स्मॉलर है तो फ्रीक्वेंसी भी स्मॉलर होगी और पिच भी स्मॉलर होगी। तो स्टूडेंट्स, वुमेन की पिच जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उनके साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें दूर से ये आवाज सुनाई देती है। और मेन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनकी पिच कम होती है, तो उनकी उस लेवल की श्रिलिंग साउंड नहीं होती स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा दूर तक आप नहीं सुन सकते। तो स्टूडेंट्स, दैट्स अबाउट द पिच। और ये पिच के बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए। अब आ जाते हैं नंबर 3 फैक्टर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की मैं बात करने लगा हूं स्टूडेंट्स। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? लिखा हुआ है डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड। यानी सरफेस के यूनिट एरिया पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन 1 सेकेंड। यानी ये देखें, ये एक सरफेस है लेट्स सपोज। अब इसके ऊपर जो वेव्स फॉल कर रही हैं, इसके ऊपर जो वेव्स आएंगी यूनिट एरिया के ऊपर, यानी यूनिट एरिया ये परपेंडिकुलर सरफेस होनी चाहिए यूनिट एरिया के ऊपर। यूनिट एरिया मीन इसकी लेंथ 1 मीटर और इसकी विड्थ 1 मीटर। यूनिट एरिया के ऊपर जितनी साउंड वेव्स पास होंगी, लेकिन सरफेस जो है इट शुड बी परपेंडिकुलर। और यूनिट एरिया और पर सेकंड, एक सेकंड में यूनिट एरिया के ऊपर जितनी साउंड, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में यूनिट एरिया के ऊपर ये सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए जितनी साउंड वेव्स की एनर्जी फॉल करती है। इसे हम स्टूडेंट्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, और इसको हम आई से दार करते हैं। आई इज इक्वल टू ई ओवर ए इंटू टी। अब देखिए, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब यहां से ये चीज कंफर्म है कि एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जॉल, और टाइम का यूनिट सेकेंड, एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। जॉल पर सेकेंड इंटू 1 ओवर मीटर स्क्वायर। अब जॉल पर सेकेंड को हम ऑलरेडी जानते हैं स्टूडेंट्स, ये वाट होता है, यानी पावर का यूनिट है। और जॉल पर सेकेंड इसे हम वाट कहते हैं, ये पावर है, पावर का यूनिट क्या होगा? वाट होगा। और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, यू मस्ट क्लियर, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या होगा? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये पावर नहीं है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो यूनिट एरिया पे फॉल करती है सरफेस के 1 सेकेंड में, लेकिन कंडीशन ये है कि सरफेस शुड बी परपेंडिकुलर। सो दैट्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नंबर 4 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ द साउंड, लास्ट वन। साउंड ट्रेवल्स, साउंड हैविंग सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। यानी अगर 2 साउंड वेव्स हैं, 2 साउंड वेव्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड सेम, उनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। इससे हम स्टूडेंट्स क्वालिटी ऑफ
साउंड का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट देखें, साउंड ऑफ वायलिन, अगर इनकी पिच भी सेम हो और इसके बाद इनकी लाउडनेस भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, नंबर ऑफ वेव्स भी सेम हो इन सेकंड में, इसका मतलब ये है कि इनकी पिच और लाउडनेस सेम है, और ये दोनों वायलिन और गिटार अगर आप एक ही पिच पे, एक ही लाउडनेस पे दोनों को प्ले करें तो आप इनकी आवाज़ के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं कि ये वायलिन की आवाज़ है और ये गिटार की आवाज़ है। हालांकि इनकी पिच भी सेम है और इनकी लाउडनेस भी सेम है, तो जिस क्वालिटी से आप इनके दरमियान डिफरेंस करते हो इससे हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने साउंड के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने एफर्ट की कि इसको मैं अच्छे तरीके से हर चीज़ इसको कवर अप करूं। तो स्टूडेंट्स, आपने लाजमी मुझे फीडबैक देना है मेरी वीडियो का, और इस मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। हाईली थैंकफुल स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।